कैसे देखते हैं सर, 9 जजों की नियुक्ति होनी थी लेकिन 7 जजों की ही नियुक्ति हुई है और 2 जजों को अभी तक रोक दिया गया है। क्या इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ जितने जजेस होने चाहिए उतने हैं नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ के लिए 9 जजेस के नाम को क्लियर कर दिया और भेज दिया सरकार को, तो सरकार ने 2-3 महीना वैसे लटका के रखा। लटकाने के बाद भी 7 लोगों का क्लियर हुआ, 2 लोगों को अब फिर से लटका दिया है। अब उसमें तरह-तरह के ज़ातीय एंगल भी उठ रहे हैं कि एक ही ज़ाति समूह के 7 लोगों को बनाया गया। जो बहुजन समाज था उससे नहीं लिया गया, अल्पसंख्यक समाज से नहीं लिया गया और इस बार जो दलित समाज से नहीं हुआ, इस बार जो लिस्ट गई थी उसमें जिसका नाम सबसे ऊपर था उसी का जो है रोक दिया गया। तो इसमें क्या खेल होता है कि जैसे आप पहले हो गए तो आप सीनियर हो गए, आपकी चीफ जस्टिस बनने की या सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और हमें आपने रोक दिया, तो रोक के हमें आपने जूनियर कर दिया। ये पहले भी ऐसा होता रहा है खेल और उसी खेल को केंद्र सरकार ने किया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 लोगों का भेज दिया, लेकिन अब केंद्र सरकार को चूँकि नोटिफिकेशन करना है, तो अब उसमें कुछ लोगों का कर दिया और कुछ लोगों को लटका दिया। इस तरह से सीनियरिटी जूनियरिटी का खेल सरकार करती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको नतमस्तक नहीं हो, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच सके। ज़ाहिर सी बात है, वो जूनियर हो जाएगा तो उसके चीफ जस्टिस बनते-बनते फिर जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब तक उसका रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो इस वक्त नाम गए 8-9 नाम, तो उसमें भी काफ़ी सीनियर लोगों को बाईपास किया गया है और सीनियर लोगों को बाईपास करके जूनियर लोगों के नाम को आगे बढ़ाया गया है। चूँकि सरकार ये चाहती है कि हम ऐसे लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट में रखें जो हमारे हिसाब से काम करें। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकता है? कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से लागू है मतलब? कॉलेजियन सिस्टम के अंदर जो फ्लॉ है वो तो है ही, उसके अलावा ये जो पावर है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर कॉलेजियम से ने सुप्रीम कोर्ट से पास करके नाम भेज दिया तो केंद्र सरकार उसको कितने दिनों तक लटका सकती है। और जो सीनियर है उसका ही लटका दे रहे, जो जूनियर है उसका भेज दे रहे, तो इसका कहीं कोई लिखित सिस्टम नहीं है। यही कॉलेजियम सिस्टम के और जजेस के अपॉइंटमेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि इसका कोई लिखित सिस्टम नहीं है। कोई भी जैसे हाई कोर्ट यहाँ से नाम भेज देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कितने दिनों तक लटकाए रखेगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जैसे केस करने जाएंगे, मुकदमा करने जाएंगे तो लिमिटेशन है कि आप 3 साल के अंदर कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो आपका मुकदमा नहीं सुना जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात जो है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने दिनों के अंदर इसको क्लियर करना है, नहीं करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, उसका भी कोई लिखित क्राइटेरिया नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिएगा कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है, वहाँ के 54 या 56 हाई कोर्ट में जजेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? जबकि वहाँ की पंजाब और हरियाणा की मिला के आबादी 4-5 करोड़ के करीब ही है, ठीक है? मैक्सिमम 6 करोड़ हो। बिहार से तो कम ही और हाँ, और बिहार की 12-13 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पे 34-36 जज का ही स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? तो उसके जो नींव है वहीं पे गड़बड़ी है कि जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे जजेस ज़्यादा हैं अनुपात में, और जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे जजेस कम है। तो यहीं पे प्रॉब्लम। तमिलनाडु वगैरह महाराष्ट्र में देखिएगा 50-60 जज का स्ट्रेंथ है, जबकि आबादी जो है बिहार के बराबर है या बिहार से कम ही है। अब बिहार में 34-36 का स्ट्रेंथ रखे हुए। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भी बिहार में इस तरह की कोर्ट में स्थिति बनी हुई है। नहीं, केंद्र सरकार ही तो अनुमति नहीं देती ना। केंद्र सरकार तो चाहे तो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज भी रहा है तो केंद्र सरकार उसको अप्रूव नहीं कर रही है। अभी आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माइनॉरिटी की आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पटना हाई कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पटना हाई कोर्ट के अंदर तो कभी कभार आपको कोई माइनॉरिटी से कोई जजेस मिल भी जाएंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश चले जाइएगा तो एकाक मिलेगा, इतनी बड़ी आबादी है जबकि वहाँ पे और 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी है। फिर आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह अल्पसंख्यक का आपको कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा खेल तो ये है कि 70 साल में जो ओबीसी और दलित की आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खास कर। उसकी वजह से क्या है कि उनके हितों के अंदर की हो रही है। आज के डेट में जो कोर है सत्ता का, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो या चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो, वहीं से सत्ता चल रही है। और बाकी जो मंत्री दिखाए जाते हैं ओबीसी समाज से और दलित समाज से, वो मुखौटे होते हैं। उनके पास कोई बड़ी फंड भी नहीं होता है। सारा फंड भी या तो अमित शाह के पास है या मोदी जी के पास है, और सारे मुख्यमंत्रियों को, सारी सरकारों को
वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो बाकी जो ओबीसी और दलित समाज से लोग हैं मंत्री बनने के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखिए जीतन राम मांझी जी पार्टी बना के कितने दिन से लटके हुए हैं, बस एक दो सीट पे अपने बेचारे खेलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्यापक फंड ही नहीं आने दिया जाएगा कि वो पार्टी को कुछ आगे बढ़ा सके। सीमित करके रख दिया हाँ, सीमित करके रखा है। और बीजेपी के पास देखिए कि किसी तरह की कोई फंड की कमी नहीं, जिसको चाहे खरीद लेती है। तो बीजेपी और एनडीए अलायंस में भी हमारे जो पिछड़ों के और दलितों के दल पिछलग्गू बन के लगे हुए हैं, उनका भी लिमिटेशन भाजपा ने कर रखा है कि आपको इतना ही कमाना है, आपको इतना ही कमाना है। ना आपके पास ज़्यादा धन होगा, ना ज़्यादा आपका काम होगा, और ना आप आगे बढ़ पाइएगा। तो ये पूरा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, और न्यायपालिका को भी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि जो अधिवक्ता समाज है वही एक ऐसा समाज है जिसको वो अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय से या ओबीसी समुदाय से या दलित समुदाय से अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं आता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इस देश की व्यवस्था कभी भी सही नहीं हो सकती है। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन कम है, और महिला का रिप्रेजेंटेशन आता भी है तो बस उसी तबके से आता है जिस तबके से दूसरे जजेस हैं, कोलिजियम सिस्टम से नहीं आता है। बस उसी तबके से आता है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है या हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है या केंद्र सरकार है, वो किसी तरह की लिखित परीक्षा से क्यों भागती है? इसको लेके लिखित परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है ना? मान लीजिए कि हमको 100 जजों का अपॉइंटमेंट करना है, तो कम से कम लिखित परीक्षा से हम 200 लोगों को पहले छांटे, टॉप 200 जो बचे फिर उसका हम इंटरव्यू करें। यहाँ तो कहीं से भी किसी को उठा के बना देता है और किसी को भी रोक लेता है। केंद्र सरकार ने अगर 2 लोगों का नाम रोक लिया तो उसका कहीं कोई स्पष्टीकरण दिया है, कोई कारण बताया है? कोई कारण नहीं। प्रधानमंत्री के ऑफिस से या कानून मंत्रालय के ऑफिस से कोई स्पष्टीकरण आया है कि किस आधार पर आपने 2 लोगों का नाम रोक लिया है? और जो सबसे सीनियर आदमी था 9 लोगों में, वो सबसे सीनियर आदमी का आपने नाम रोक लिया, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? और ना सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि हमने साहब 9 जजेस का नाम भेजा तो आपने सीनियर ही आदमी का नाम काट दिया, जो 1 नंबर पे तो उसी का आपने रोक दिया है और नीचे से उठा के भेज दिया। जाति या धर्म के आधार पर तो उनको ये बिल्कुल जाति और धर्म के आधार पे हो रहा है। जो लोग उनके पिट्ठू हैं, वैचारिक पिट्ठू, उनका वो क्लियर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से चाहते हैं कि बहुजन समाज से, दलित समाज से या माइनॉरिटी समाज से उनका कोई जाके माथा टेके तो उसका करेंगे। आप नहीं माथा जब तक टेकिएगा तब तक नहीं करेंगे। तो भाई साहब, हम जाके अगर प्रधानमंत्री का माथा टेकेंगे तो हम कैसे एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जज बन पाएंगे? हमारा माथा तो वहाँ टेका हुआ होगा पहले ही से। अब माथा आप नहीं टेक रहे तो आपका लटका दिया जाएगा। समय समय पर यह सवाल की जाती है कि जो दलित समाज से अति पिछड़ा है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, तभी वो ऊंचे स्तर पर ये सब बेकार की बात है। अगर एजुकेशन नहीं है तो वो वकील कैसे? क्या पटना हाई कोर्ट में इन सभी समाज से सीनियर एडवोकेट लोग नहीं है ना? तो सीनियर एडवोकेट का गाउन कैसे मिल जाता है अगर वो क्वालिफाइड नहीं है? मेरिट नहीं बन पाती। अरे भाई, सीनियर एडवोकेट बनने में मेरिट बन जाती है, जज बनने में मेरिट नहीं बनती है। जज बनने में, क्योंकि जज ज़्यादा व्यापक हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए जज बनने के लिए आप लायक नहीं हैं। और सीनियर के लिए एक तो झुनझुना देने के लिए आप सीनियर हो गए। तो जब एक अल्पसंख्यक समाज का वकील जो है सीनियर एडवोकेट हो सकता है, ठीक है, तो वो जज क्यों नहीं बन सकता है? फिर कब तक आप इस तरह से आप लोग लड़ाई लड़िएगा इस तरह की चीज़ों देखिए, की ये सामना सबसे बड़ी समझने की यही चीज़ है कि जो अधिवक्ता समाज है उसको सभी समाज को साथ लेके और अधिवक्ता समाज के लोगों को ही इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि ये जो अपॉइंटमेंट में घालमेल है, इसके खिलाफ उनको मजबूती से खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है अभी, तो आप देखिए कि जितना बिहार के अंदर या भारत में और भी जगहों पर सिविल कोर्ट्स है, उसमें पैसे का बहुत लेन देन है और इसको कंट्रोल हाई कोर्ट करना है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं, वो अपने पैरवी में लगे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हम हाई कोर्ट के जज बन जाएं, हमारा सीनियरिटी में हो जाए, हम वहाँ चीफ, वो अपने ही हित से उनको नहीं फ़ायदा है। उसकी वजह से क्या है, लोअर कोर्ट में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए कि जो चार्जशीट फाइल करता है बिहार पुलिस, तो उसका कोई फॉलोअप नहीं है। आप जाके देख लीजिए सिविल कोर्ट्स के अंदर के सरकारी वकीलों का क्या स्थिति है और कितने मुकदमों में आते हैं। जो विक्टिम होता है वो खुद अपना वकील रखता है, 2000-3000 रुपया हर डेट पे वकील को देना पड़ता है, तब उसका मुकदमा चलता है, 10 साल तक चलता है और 10 साल वो पैसा देता रहता है। अगर सरकार के वकील काम कर रहे होते जो
करोड़ों करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने वकीलों को पे करती है सिविल कोर्ट्स के अंदर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सैकड़ों एपीपी होते हैं। अगर वो लोग पैरवी कर रहे होते तो किसी गरीब आदमी को, किसी प्राइवेट वकील को 2,000-3,000 नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि उससे प्राइवेट वकील का कोई काम घट जाएगा। अगर सरकार उधर से पैरवी करेगी विक्टिम की तरफ से सरकारी वकील, तो प्राइवेट वकील जो है वो जो एक्यूज होगा उसकी तरफ से पैरवी करेगा, उसके पक्ष को रखेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे काम कम हो जाएगा, नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो पैसा वाला लोग है वो तो प्राइवेट वकील रख के अपना केस लड़वा ले रहा है, और जो गरीब आदमी है वो नहीं लड़वा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो पैसा वाला है वो हर तरह से ये कर ले रहा है, वो सरकारी वकील को भी खरीद रहा है, वो अपना भी प्राइवेट वकील रख रहा है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया हर तारीख पर खर्चा कर रहा है, और वो अपने हिसाब से हर चीज़ को पलटवा ले रहा है, ठीक है। और जो गरीब आदमी है, नहीं पैसा खर्चा कर सकता है, वो कभी मुकदमा ही नहीं जीत सकता इस अदालत में, कभी जीत ही नहीं सकता। आप देख लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के अंदर इतना जो व्यवस्था है फाइलिंग का, कैसे फाइलिंग करिए, ये प्रिंट आउट करिए, ये चीज़ करिए कि 10-20 हज़ार रुपये अगर किसी वकील को नहीं मिलेगा तो वो फाइलिंग का, मुंशी का, जूनियर का सारा खर्चा मिला के पटना में रह ही नहीं सकता है। तो ये 10-20 हज़ार रुपया जो खर्च हो रहा है ये तो क्लाइंट से लेना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं भाई कि जो गरीब आदमी है उसका फाइलिंग का, प्रिंट आउट का, ये सब जो खर्चा है वो हाई कोर्ट नहीं ले, उसको भी उतना ही का स्टैंप लेना है गरीब आदमी को जितना का स्टैंप अमीर आदमी को लेना है। तो गरीब आदमी के लिए फाइलिंग फ्री होना चाहिए। अब गरीब आदमी के लिए लीगल एड बना दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन लीगल एड में क्या पेमेंट है? आप इतना कम पेमेंट करिएगा वकील को कि वहाँ कोई बढ़िया वकील जाके काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। पटना के अंदर किराया है, 4-5 लोगों की फैमिली होती है, तो अगर कोई वकील 50,000 लाख रुपया महीना नहीं कमाएगा तो उसको तो पटना में सर्वाइव ही करना मुश्किल हो जाएगा। वो किसी गरीब का मुकदमा क्या देखेगा? तो विचित्र स्थिति है लीगल एड की। आप किसी गरीब से जाके एप्लीकेशन दिलवाइए, उसको अप्रूव होने में 2 महीना लगेगा, मीटिंग 2-2, 3-3 महीने नहीं होती है। फिर उसको एक वकील दिया जाएगा जो वकील को इतना कम पेमेंट सरकार देगी कि वो बेचारा बढ़िया से काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये पूरी स्थिति जो है, इस स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है, और इसके लिए जो अब भाई गरीब लोग हैं जिनका हित है उनको संगठित हो गए, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो नाइंसाफ़ी वकीलों के साथ हो रही है उसके लिए वकीलों को उठाना पड़ेगा। और जिस समाज से जो वकील हैं, अगर उनके समाज से जजेस नहीं बन रहे हैं, उस पर घाल मिल रहा है तो उस पर भी वकील को आगे आना पड़ेगा। और जो लिटिगेंट है, क्लाइंट है, उसको भी आना पड़ेगा कि न्याय प्रक्रिया में जो भी व्यवधान है उसको वकील और क्लाइंट दोनों मिलकर दूर करें और न्याय प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। अब बहुत सारे हज़ारों लाखों मुकदमे हाई कोर्ट में लंबित हैं जो कि दोनों पक्ष चाहता है कि उसमें सुनवाई हो, वकील भी चाहता है कि सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, मामला लिटिगेट है। तो जज की संख्या बढ़ाई जाए, और कम से कम जितनी जज की संख्या पटना हाई कोर्ट में है अलाउ के इतने जजेस होने चाहिए, उतनी तो सरकार पूरी करे। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 34 से 36 की संख्या है, तो वो संख्या तो पूरी हो, वो कभी पूरी नहीं होती। 36 लेकिन है अभी। हाँ, 34 या 36 है, तो वो कभी पूरी नहीं होती, कभी होती ही नहीं पूरी। वो 28, 30, 32 जाते जाते फिर कोई रिटायर, वो कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं होगी। इसीलिए पेंडिंग में केस रहता है बहुत सारा। हाँ, इसीलिए पेंडिंग में रहता। और बल्कि यहाँ तो जजेस की संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ना। जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में यहाँ से ज़्यादा जज है, तमिलनाडु में यहाँ से ज़्यादा जज है, महाराष्ट्र में ज़्यादा जज है, तो वहाँ से तो ज़्यादा आबादी है ना हम लोग की। वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट में यहाँ से ज़्यादा जज है, तो जज की संख्या तो कम से कम 60-65 के आसपास होगी पटना हाई कोर्ट में, तब यहाँ कोई मामला निपटेगा। तो मामला बरसों बरस से लटका हुआ है, ठीक है। और उसको लेके वकील भी बदनाम होते हैं। जो आदमी का मुकदमा होता है उसको लगता है कि मुकदमा फाइल हो गया, भाई मुकदमा आ नहीं रहा है, और उसके नाम पे फिर जो है तरह तरह के गलत तरीके के लोग जो है इधर उधर जाके किसी से कुछ ठगी करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हाई कोर्ट का वकील परेशान भी होता है और बदनाम भी होता है। तो ये तो सारी सरकार की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, जिसको पूरा करके जजेस की संख्या बढ़ानी है, या जितनी संख्या उतनी अपॉइंटमेंट करना ही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जब 9 लोगों का नाम भेज दिया, तो क्या सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया कि साथी लोगों का जो है क्यों उन्होंने नोटिफिकेशन किया, और 3 महीना क्यों लगा नोटिफिकेशन करने में? कौन सा कलम चलाना में लॉ मिनिस्टर को इतना ये दिक्कत हो रहा था? और उसके बाद जो है 2 लोगों का नाम रुका हुआ है, कब तक रुका रहेगा, क्यों रुका हुआ है, क्या कारण हो गया? कोई कारण नहीं है, बस रुका हुआ। तो जब केंद्र सरकार ही यही कर रही है, इतने बड़े बड़े ऑफिस में जजेस के अपॉइंटमेंट, जो तो सीईओ और बीडीओ और थानेदार का जो भ्रष्टाचार है उसको कौन कंट्रोल करेगा?
जब वहीं से मैसेज आ रहा है प्रधानमंत्री ऑफिस से और लॉ मिनिस्ट्री से कि हम हाई कोर्ट के जज में के अपॉइंटमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट हमको भेजता है, और जिसका हम जब चाहते हैं नोटिफिकेशन करते हैं, जब तक चाहते हैं, क्यों लिमिटेशन नहीं है कि कब तक आपको लटकाना है, कितने दिन के अंदर क्लियर करना है? आप सुप्रीम कोर्ट का जो वो है मर्यादा है, उसको आप जो है डाउन प्ले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप हल्के में ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नाम आपको भेज देगा, उसके बाद आप लटकाए रहिएगा जब तक मन है, और सुप्रीम कोर्ट भी पूछने की हिम्मत नहीं करता है। अच्छा, जो 2 लोगों की नियुक्ति नहीं है तो उसको लेकर आप लोग क्या कर सकते हैं? पटना हाईकोर्ट के वकील जो हम क्या करेंगे? पटना हाईकोर्ट के वकीलों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि जो 2 लोगों का लटका हुआ उनका भी क्लियर करके भेजा जाए, और जो स्ट्रेंथ बच गई है, जो 5-6 लोग और चाहिए, हमारे स्ट्रेंथ अभी जो है मौजूदा, उसके हिसाब से 6 लोगों का नाम जल्दी और भेजा जाए। और जो हमारी आबादी है उसके अनुपात में, जिस तरह से तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में ज़्यादा जजेस है, यहाँ 60+ जजेस बनता है। 60+ जजेस का स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो इस बात को कौन उठाएगा? इस बात को तो वकील ही पटना हाईकोर्ट का उठाएगा। और क्या आम आदमी से एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं कि वो उठाने आएगा? उसको इस बात का समझ है? इस बात का तो वकीलों को समझ है, तो पटना हाईकोर्ट के वकीलों को ही उठाना पड़ेगा ना ये बात। हमें अपनी एकजुटता दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस समाज के लोगों का मान लिया नहीं हो रहा है, उस बात को भी रखिए, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसमें सब लोगों का होगा, तो स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की बात होनी चाहिए। और जितना स्ट्रेंथ अभी है उस वैकेंसी को भी पूरी करने की सभी मुद्दों पे जो है प्रखर आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे यहाँ एसोसिएशन ऐसा है कि वो डर जाता है। अरे 2 घंटा कोर्ट को बंद रखिए इस मुद्दे पे, अब ऊपर से धमकियाँ आने लगता है, आप कोर्ट को बंद करने का एसोसिएशन बात करेगा तो वकीलों को ही समझना पड़ेगा कि नेतृत्व में ऐसे लोग आए जो इन सारे मुद्दों पे आवाज़ उठा सके, है ना। तो इन चीज़ों को कोई बाहर वाला नहीं उठाने आने वाला है। जब देश गुलाम था तब तो राजनीतिक लड़ाई जो है वकीलों ने लड़ी, और लड़के जो है, चाहे बाबा साहब हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी जी हो, ठीक है ना, सबने देश को आज़ाद किया। जो हमारी राजनीतिक सामाजिक लड़ाई थी उसको वकीलों ने लड़ा। अब वकील न्यायपालिका के अंदर की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा, तो जब आप वकील होके न्यायपालिका के अंदर की लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा तो राजनीतिक सामाजिक लड़ाई आप क्या लड़िएगा? आज जो सारा देश में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस तरह देश की फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है अमेरिका के सामने, और जिस तरह से पूरे दुनिया में देश की बेइज्जती हो रही, इन बड़े मुद्दों पे वकील क्या बोलेंगे? अगर वकील बोलने जाएगा, बोलेगा आपका घर तो सुधरा हुआ है नहीं, न्यायपालिका में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, वहाँ आप लोग कुछ कर नहीं रहे, यहाँ आप समाज को बताने आए। तो इस पे मजबूती से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मैं मांग करता हूँ कि जिन 2 लोगों का नाम जो है रोका गया है उसको इमीडिएटली केंद्र सरकार क्लियर करे, और जो भी अभी मौजूदा स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को और नाम भेज के पटना हाई कोर्ट से इसको पूरा किया जाए, ताकि जो मामले लंबित है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, और सभी समाज से सभी वर्ग के लोगों का नाम भेजा जाए, उनको पटना हाई कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि सभी समाज के लोगों को ऐसा लगे कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिल सकता है। अगर न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लोगों का विश्वास डिगेगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। अगर गरीबों को, आम लोगों को नहीं मिलेगा न्याय तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा, और उसकी हानि सबको मिलेगी। आज गैस नहीं मिल रहा है ना जी, तो गैस नहीं मिल रहा है, सीएनजी नंबर लगाना पड़ रहा है, लेके सिलेंडर उधर उधर भागना पड़ रहा है, तो उसमें तो गरीब अमीर सब परेशान है। अमीर आदमी को भी नहीं मिल रहा है। जाइए जाके आपका अंदर सेटिंग होता है मिलेगा, नहीं तो आप जाइए 1000 का सिलेंडर ब्लैक में 2000 रुपये में पटना में बिक रहा है। जैसे दारू ब्लैक में बिक रहा है ना 3-4 साल से, अब सिलेंडर भी ब्लैक में मिल रहा है, तो 2000 में लीजिए। यानी सभी जाति धर्मों को ध्यान में रखकर जजों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को देख के नियुक्ति करनी है, और जल्दी से जल्दी नियुक्ति करिए, क्योंकि नियुक्ति नहीं करने से लोग परेशान हो रहे हैं। वकीलों को भी परेशानी होती है और जिनके मुकदमे उनको भी परेशानी होती है। विश्वास नहीं होती। चलिए। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता काशिफ यूनुस जी थे। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन 7 जजों की ही नियुक्ति हुई है, और इसमें खास तौर पे यह देखा जा रहा है कि दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाओं को जो है इसमें भागीदारी नहीं दी गई है। तो देखिए अब पटना हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो क्या कुछ करते हैं इस मुद्दे को लेकर, और इस विषय पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।